बेटा इस वीडियो में बात करेंगे अपन बहुत इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अपन जिस दिन आप ऑक्सीजन विभव के बारे में बात कर ली थी और अपचयन विभव के बारे में थोड़ी बहुत बात बता रहा था मैं आपको, है ना। अगर अपचयन होता है तो उस धातु का अपचयन विभव कहलाता है। ये आपने यहाँ तक बात कर ली थी, अपन ने यहाँ तक बिल्कुल बात कर ली थी। अपचयन विभव में क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए कोई परमाणु ने, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट आ गई, इसलिए मैंने जिस दिन बताया था आपको। यहाँ उल्टा होता है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीकरण में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन यहाँ था और यहाँ पर धनायन था। लेकिन यार धनायन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर धातु की छड़ क्या रहेगी, धनावेशित रहेगी बेटा, और विलयन यहाँ पर ऋणावेशित रहेगा ना। तो यहाँ पर देखो उच्च विभव, यहाँ निम्न विभव है, और इसके अंतर को क्या कहेंगे बेटा, विभवांतर कहेंगे। और इसमें अपचयन हो रहा है तो इसे अपचयन विभव कहेंगे। ये तो बेटा इसी की तरह सेम, जैसे यहाँ पर अब मानक परिस्थितियों में यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर जो ऑक्सीकरण हो रहा था, देखो यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा था, तो इस विभव को मैंने क्या कहा था बेटा, ऑक्सीकरण विभव कहा था ना मैंने। और ये मानक परिस्थितियाँ क्या थी बेटा, एक मोलर था, तो एक क्या सांद्रता होनी चाहिए, एक एटीएम है, एक बार यहाँ पर दाब होना चाहिए, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब यहाँ पर 298 केल्विन ताप होना चाहिए। इसे बोलते हैं मानक परिस्थितियाँ, ठीक है नहीं, इसे बोलते हैं मानक परिस्थितियाँ ना। इस तरीके से बहुत आसान चीज़ें हैं। विद्युत अपघट्य के विलयन में आयन होते हैं, ये तो आपको बता ही दिया मैंने। यहाँ पर आयन होते हैं जो है ना, प्लस माइनस। अब बात करते हैं आगे। अब नेक्स्ट पे आते हैं अपन, वीडियो पे नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये पेज वही है जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको। देखो बेटा यहाँ दे रखा है, विलयन में उपस्थित धनायन धातु की छड़ पर आ जाते हैं। धनायन धातु की छड़ पे आ जाएंगे ना, ध्यान रखना। और धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, है ना, धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और उदासीन धातु में बदल जाते हैं। ये धातु ठोस होती है और धातु छड़ और छड़ प्रेक्षित हो जाती है। मतलब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, विलयन में जो उपस्थित धनायन होते हैं, धनायन विलयन में उपस्थित धातु की छड़ पर चले जाते हैं, धातु की छड़ पर धनायन आ जाते हैं और धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो फिर यहाँ पर विलयन ऋणावेशित हो जाएगा, धातु की छड़ यहाँ पर धनावेशित हो जाएगी, ध्यान ठीक है, और उदासीन धातु में बदल जाते हैं। यह धातु ठोस होती है और धातु छड़ पर एकत्रित हो जाती है। विद्युत अपघट्य के विलयनों में धनायन ऋणायन, देखो यहाँ पर देखो विद्युत अपघट्य के विलयन में क्या होता है, धनायन ऋणायन दोनों उपस्थित होते हैं। अतः जब धनायन छड़ पर जाते हैं, जब धनायन छड़ पर जाते हैं तो छड़ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। ये छड़ धनावेशित हो जाती है, छड़ धनावेशित हो जाती है और विलयनों में धनायन की संख्या कम हो जाती है। धनायन की तुलना में ऋणायन की संख्या अधिक होती है, तो विलयन ऋणावेशित हो जाता है। मतलब साफ साफ यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर छड़ तो क्या हो जाएगी बेटा, धनावेशित हो जाएगी और विलयन क्या ऋणावेशित हो जाएगा। तो इससे यहाँ विभवांतर आएगा, तो इसे अपचयन विभव कहेंगे। ये अपन ने जो सेम वही कंडीशन है पहले वाली, उल्टा हो रहा है उसका बिल्कुल। और ये देखो मानक परिस्थितियाँ दे रखी है, जब विद्युत अपघट्य के विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर या 1 कैपिटल एम हो, तापमान यहाँ पर आपके 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और दाब यहाँ पर 1 एटीएम या 1 बार हो, तो उसे बोलेंगे मानक परिस्थितियाँ। और इसे बोलेंगे यहाँ पर मानक इलेक्ट्रॉन विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, या इसे अपचयन विभव भी कहते हैं ना, ध्यान रखना बेटा। और इन परिस्थितियों को अपचयन मानक परिस्थितियाँ कहते हैं। तो सेम उसका उल्टा है, ध्यान, ठीक है ना, जो मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बात कर रखी थी। ये देखो यहाँ पर ये हो रहा है विलयन, यहाँ पर देखो दे रखा है, जैसे कॉपर मैंने बताया इसे का अपचयन यहाँ पर कैथोड पर होता है और ऑक्सीजन एनोड पर होता है। तो कॉपर के धनावेश मान लो 2 धनावेश, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो यहाँ पर कॉपर सॉलिड बन जाएगा। देखो यहाँ पर देखो ये धन यहाँ पर ये कॉपर की सतह पर आगे चिपक जाएंगे सब, है ना, आवेश यहाँ पर इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते और कॉपर यहाँ पर सॉलिड अवस्था में जाएगी। यहाँ पर कॉपर है ना बेटा, ध्यान, ठोस अवस्था में। और यहाँ पर देखो ये कॉपर के आयन है, ध्यान, ठीक है ना, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो यहाँ धनावेश रहेगा और यहाँ पर ऋणावेश बच जाएगा विद्यान। इस तरीके से ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है, देखो ये ऑक्सीकरण दे रखा है। ये ऑक्सीकरण में बात की थी अपन ने पहले। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं और अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं बेटा। ई को बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव, एम फॉर मेटल। इसे इलेक्ट्रोड विभव कैसे लिखते हैं, यहाँ मेटल से देखो इस समझना इस चीज़ को आप। ऑक्सीकरण में मेटल इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो मेटल यहाँ पहले लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागना बाद में लिखेंगे, तो ऑक्सीकरण ऐसे लिखते हैं। अगर इसके ऊपर ये थोड़ा सा ऊपर जीरो मतलब डॉट टाइप लगा दिया अपन ने ना, अगर मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया, ऐसे गोला बना दिया, तो इसे बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। और मानक इलेक्ट्रोड विभव का लिखने का तरीका भी यही होता है, वही मेटल लिखेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे Mn+। अगर इसको अपचयन में लिखना हो तो अपचयन में क्या लिखेंगे, अपचयन में उल्टा लिख देंगे। अपचयन में यहाँ पर Mn+ फैलाया जाएगा
और एम बाद में आ जाएगा, ये अब चेन लिख लेंगे इस तरीके से, उल्टा होता है अब चेन में ना। तो ये लिखने का तरीका है विभव को, है ना। जैसे यहाँ पर कोई भी, जैसे आपके सामने दे रखा है कॉपर, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, जैसे जिंक दे रखा है, जिंक से बन रहा है Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको इलेक्ट्रॉन में हम कैसे लिखेंगे, ई लिखेंगे, एम की जगह कौन आ जाएगा, Zn आ जाएगा, और यहाँ जाएगा Zn+2 आ जाएगा, है ना, ध्यान। इलेक्ट्रॉन विभव हो जाएगा। अगर यहाँ पर डॉट, यहाँ पर और गोला बना दूँ मैं, तो इसे बोलेंगे मानक इलेक्ट्रॉन विभव, ये मानक परिस्थिति हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ऑक्सीकरण पहचानते हैं। अब चेन के लिए कैसे लिखते हैं इसका बताओ। अब चेन के लिए पहले Zn+2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भाई Zn आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये अपचन विभव हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये गोला लगा में, इसे बोलेंगे मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव, है ना। अपचयन में इसे लिखते हैं, ध्यान, ठीक है ना, क्योंकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, ये अपचयन हो रहा है ना, ध्यान, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोड विभव को अपन लिखते हैं ना, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसानी से बताया मैंने आपको। इसमें आगे और बात करते हैं। इसमें देखो ये दे रखा है साफ अपचयन विभव में दे रखा है, देखो यहाँ पर अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, देखो अपचयन में पहले कौन आएगा, धातु का नाम, इससे मैं भी थोड़ी देर पहले बताई हुई, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण में ये अपचयन में आएगा, एन की जगह कुछ भी हो सकता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ ई है, ई मतलब इलेक्ट्रोड विभव, है ना। यहाँ तो कोई चार्ज है धातु पर, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो मेटल में बदल जाएगी, ध्यान, ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने यहाँ पर अपचयन हो रहा है ना, और यहाँ पर गोला बनाते से बोलेंगे, फिर यहाँ पर मानक अपचयन विभव बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, मानक अपचयन विभव। यहाँ साफ सब दे रखा है, देखो यहाँ पर Zn, यहाँ पर देखो Zn+2 एक को सोल्यूशन। बेटा डेनियल सेल में ध्यान, जिंक धातु क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। बेटा देखो आपकी डेनियल सेल हट गया, नहीं तो आपको पढ़ाया जाता है डेनियल सेल आपके सिलेबस से इस साल नहीं, तो डेनियल सेल के बारे में हम बात करेंगे नहीं, यहाँ पर हट चुका है डेनियल सेल आपके। यहाँ पर देखो बेटा, ये आपको याद रखना है कि जो जिंक होता है ना, जिंक, ये एक ऑक्सीकरण विभव, तो यहाँ पर होगा मानक ऑक्सीकरण विभव। इसका जिंक का मानक ऑक्सीकरण विभव होता है 0.76, ठीक है, 0.76 वोल्ट आएगा यहाँ पर, 0.76 वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, वोल्ट है बेटा, ध्यान, ठीक है ना, 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ऑक्सीकरण विभव के लिए। अपचयन विभव के लिए यहाँ पर देखो माइनस आ जाएगा यहाँ बेटा, ऑक्सीकरण विभव के लिए अभी यहाँ देखो ये वी आएगा, ओनली वोल्ट आएगा। ऑक्सीकरण विभव अगर इसका अपचयन विभव माइनस आ जाता है, ध्यान, ठीक है, ऑक्सीकरण विभव क्या है, प्लस आ जाता है। अपचयन उल्टा आ जाएगा, Zn+2 पहले आ जाएगा, Zn बाद में जाएगा, तो अपचयन विभव उसका होता है 0.76 वोल्ट। विभव मतलब वोल्ट में विभव का मात्रक वोल्ट होता है ना, वोल्ट वी से लिखते हैं ना, ये समझ गए होंगे आप। बेटा ध्यान रखना, IUPAC के अनुसार इन दोनों में से किसी एक को इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है, दोनों को नहीं मानते, किसको मानते, अपचयन को मानते, धारणा। मानक अपचयन विभव को इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है, ऑक्सीकरण विभव को इलेक्ट्रॉन विभव नहीं माना जाता है, धारणा। किसको माना जाता है, अपचयन विभव को इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है, वो भी मानक अपचयन विभव को माना जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो बेटा ऑक्सीकरण अपचयन कार्ड समझ गया आप। ऑक्सीकरण में पहले ऑक्सीकरण में से लिखते हैं, इस तरह के ऑक्सीकरण को लिखते हैं। अगर यहाँ पर बात करूँ मैं, तो अब ज़्यादातर यहाँ पर अपचयन विभव को माना जाएगा मेन, ध्यान, मानक अपचयन विभव को यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव माना जाएगा, ऑक्सीकरण विभव को नहीं माना जाएगा। ऑक्सीकरण को लिखने का तरीका आपको बता दिया मैंने, ऐसे लिखते हैं ऑक्सीकरण को। यहाँ पर अगर गोला लगा देगा तो बोलेंगे मानक ऑक्सीकरण विभव, ठीक है। और अपचयन में कैसे लिखेंगे इसे बेटा, अपचयन में ऐसे लिखेंगे सीधा, ठीक है ना, और यहाँ मानक अपचयन विभव आ जाएगा। अपचयन विभव को यहाँ पर मेन इलेक्ट्रोड विभव माना जाएगा, ध्यान, ठीक है ना। और इसका अपचयन विभव होता है 0.76, माइनस में आ जाएगा, और ऑक्सीकरण में प्लस आ जाएगा, ध्यान, ठीक है ना। ये आपको बिल्कुल दे रखा है पॉइंट, है ना। IUPAC यहाँ पर अपचयन विभव को, मानक अपचयन विभव को इलेक्ट्रोड विभव मानती है। जब हम इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं तो हमें किसकी बात करेंगे, अपचयन विभव की बात करेंगे। बेटा देखो ये साफ साफ यहाँ दे रखा है, कॉपर का भी दे रखा है यहाँ पर, कॉपर का अपचयन विभव, कॉपर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो कॉपर सोल्यूट बन जाएगा, ठीक है। इसका अपचयन विभव दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.34 वोल्ट दे रखा है ना, अपचयन विभव। इसका ऑक्सीकरण विभव निकालने के लिए देखो ऑक्सीकरण विभव होता है माइनस, इसका ऑक्सीकरण माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है इसका ऑक्सीकरण विभव। ये 2-3 चीज़ें तो आपको याद रखनी पड़ेगी, जो होता है बिल्कुल एक प्रायोगिक निकाल के बता रखा है साइंटिस्टों ने,
जो मान सकते जो दे रखा है आपको। बिल्कुल बेटा एक सूत्र याद रखना कि IUPAC क्या मानती है, मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होगा ना वो किसको मानती है, मानक अपचयन विभव को IUPAC मानक इलेक्ट्रोड विभव मानती है। मतलब ऑक्सीकरण विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं माना जाता। यहाँ पर दे रखा है SEP, इसकी फुल फॉर्म में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड मतलब मानक, इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल मतलब विभव। और SRP की फुल फॉर्म में S फॉर स्टैंडर्ड मानक, R फॉर रिडक्शन अपचयन, P फॉर पोटेंशियल मतलब विभव। और अगर यहाँ पर SOP होता, स्टैंडर्ड मतलब मानक, O मतलब ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण, और P मतलब पोटेंशियल, तो मानक ऑक्सीकरण पोटेंशियल विभव आ जाएगा यहाँ पर। बेटा मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे मानते हैं, मानक अपचयन विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है IUPAC के द्वारा। यह बात आप ध्यान रखना, बिल्कुल ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो आपके इस चीज़ को और समझते हैं, अपचयन विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है, अपचयन विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है, ध्यान रखना। मानक अपचयन विभव, अगर बेटा आपके पास मानक ऑक्सीकरण विभव दे रखा हो, SOP दे रखा हो, तो अगर आप उसको माइनस से गुणा कर दो तो आपके मानक अपचयन विभव आ जाएगा। इसे देखो जिंक का मानक ऑक्सीकरण विभव आपको दे रखा है 0.76 वोल्ट दे रखा है, तो उसका अपचयन विभव के लिए क्या कर दो, उसको माइनस से गुणा कर दो, बिल्कुल आसान है। और अगर माइनस में दे रखा हो तो माइनस से गुणा करेंगे प्लस में आ जाएगा। अगर आपके मानक अपचयन विभव दे रखा हो, सॉरी मानक ऑक्सीकरण विभव दे रखा हो या कोई भी दे रखा हो, तो ये सूत्र याद रखना है आपको, मानक अपचयन विभव बराबर माइनस इंटू मानक ऑक्सीकरण विभव। माइनस यहाँ भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑक्सीकरण विभव निकालने के लिए आप अगर आपको अपचयन विभव दे रखा हो तो आप उसको माइनस से गुणा करते ऑक्सीकरण विभव आ जाएगा। और अगर आपको ऑक्सीकरण विभव दे रखा हो तो माइनस से गुणा करते अपचयन विभव आ जाएगा। मतलब कुल मिला गुणा किससे करना है, माइनस से गुणा करना है आपको, जिसमें आपके आंसर आ जाएंगे। बहुत आसान है। देखो यहाँ पर दे रखा है, ये यहाँ पर जिंक का यहाँ पर ऑक्सीकरण विभव दे रखा था, तो उसको मैंने माइनस से गुणा करते किसका गया, जिंक का अपचयन विभव यहाँ पर आ गया। बहुत आसान कंसेप्ट था। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट। बेटा नया टॉपिक है EMF। EMF मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत वाहक बल। ऐसे बोलते हैं सेल विभव। क्या बोलते हैं, सेल विभव। इस टॉपिक का नाम विद्युत वाहक बल, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऐसे बोलते हैं सेल विभव, है ना। अब इसमें क्या है, देखो बहुत आसान है। यहाँ पर देखो ये दो पात्र बने हुए, एक में तो जिंक की धातु रख रखी है, एक में कॉपर की धातु रख रखी है। जिंक की धातु में माइनस होते हैं, यहाँ प्लस से मान लो, तो यहाँ प्लस या माइनस उल्टा सुल्टा दे रखा है। यहाँ जिंक सल्फेट का विलयन दे रखा है, कॉपर सल्फेट का विलयन दे रखा है। यहाँ जिंक सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का। यहाँ देखो यहाँ पर बेटा ऑक्सीकरण हो रहा होगा, यहाँ पर इसलिए माइनस यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ अपचयन हो रहा है यहाँ प्लस या माइनस आ रहा है। इन दोनों किससे जोड़ दिया, एक विभव से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया, है ना, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें जिंक सल्फेट का विलयन है, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन है। बेटा यहाँ पर कोई भी सेल लो, उसमें दो इलेक्ट्रोड विभव के अंदर क्या बोलते हैं, सेल का विभव कहते हैं, सेल विभव कहते हैं। किसी भी सेल में दो इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड और एनोड के विभव के अंदर ई नोड सेल कहलाता है। ई नोड सेल मतलब सेल का विभव या विद्युत वाहक बल बराबर होता है ई नोट कैथोड, कैथोड का अप विभव, कैथोड पे होता है अपचयन विभव, और एनोड पे होता है यहाँ पर ऑक्सीकरण विभव। आपको पता है ना, ऑक्सीकरण क्रिया कहाँ पर होती है, एनोड पर होती है, अपचयन क्रिया कहाँ होती है, कैथोड पर होती है। तो किसी भी सेल में दो इलेक्ट्रोड के विभव के अंदर को क्या बोलते हैं, सेल विभव कहते हैं, सेल का विभव कहते हैं। ई नोट सेल बराबर होता है ई नोट कैथोड, कैथोड पर होती है बेटा अपचयन की क्रिया, आपको पता है ऐसे ही, और एनोड पर होती है ऑक्सीकरण की क्रिया, है ना। किसी भी सेल में देखो बेटा, किसी कैथोड को हमेशा दाईं ओर और एनोड को बाईं ओर लिखते हैं। दाईं ओर में से क्या लिखते हैं, कैथोड, और बाईं ओर क्या लिखते हैं, एनोड लिखते हैं। अभी आपको बताऊँ मैं, बाईं ओर जैसे ये जो सेल को ऐसे दो डंडों से लिखते हैं ना, ये सेल को दो डंडों से लिखते हैं। यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर दाईं ओर है वहाँ तो इसको तो लिखते हैं दाईं ओर और बाईं ओर। एनोड को तो बाईं ओर लिखते हैं, तो एनोड तो यहाँ पर आएगा, एनोड तो बाईं ओर आ जाएगा, ये बाईं ओर है। और एक क्या आएगा, कैथोड आएगा ना, ये कैथोड आएगा। जैसे यहाँ पर कोई सेल है, दोबारा बताता हूँ, सेल है, इसके बाईं ओर तो आता है एनोड और दाईं ओर आता है कैथोड, ऐसे लिखते हैं ना, ध्यान रखना, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं इसको। दाईं, ये बाईं ओर, ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, बाईं ओर तो एनोड आता है, दाईं ओर कैथोड आता है। तो यहाँ किसी भी सेल कैथोड को हमेशा दाईं ओर, एनोड को बाईं ओर लिखा जाता है। अब आप देखो इसको समझ सकते हो, EMF या ई नोड से निकालना हो तो ई नोड दायां माइनस ई नोड बायां, मतलब दायां मतलब कैथोड और बायां मतलब एनोड।
इससे मेरे को सेल का EMF निकालना है, तो मैंने ये देखो दो ही लिख दिया, ये मैंने कैथोड लिख दिया, ये मैंने एनोड लिख दिया। कैथोड में आपको पता है इससे किसी क्रिया होती है बेटा, अपचयन क्रिया होती है। ये अपचयनित हो रहा है, इसमें अपचयन हो रहा है भाई। यहाँ पर आवेश ज़्यादा से कम हो जाना, अपचयन होना है ना। ऑक्सीकरण अंग में कमी होना, ऑक्सीकरण अंग यहाँ पर 2 था, यहाँ 0 हो गया तो कमी हो जाना अपचयन कहलाता है। और ऑक्सीकरण अंग में वृद्धि होना क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीकरण कहलाता है ना। यहाँ पर तो मैंने कहा था ना, यहाँ अपचयन को ही लिया जाएगा हमेशा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर अपचयन को लिया जाएगा। IUPAC किसको मानती है, अपचयन को मानती है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर अपचयन को, अपचयन विभव को लिया जाएगा IUPAC के द्वारा। कैसे निकालेंगे देखो बेटा, ई नोट यहाँ पर बताया, यहाँ पर क्या दे रखा था इसका 0.34 वोल्ट दे रखा है अपचयन विभव। जिंक का ऑक्सीकरण विभव कितना होता है, 0.76 होता है। और अपचयन विभव के लिए इसको माइनस से गुणा कर दो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि माइनस से गुणा कर सकते हैं। ये देखो ये जिंक का क्या था बेटा, ये जिंक का क्या था, ऑक्सीकरण विभव था। ऊपर क्या है, इस ये ऊपर है ना, ऊपर ये तो जिंक का ऑक्सीकरण विभव है। और इसको आप माइनस गुणा करते हैं, अब अपचयन विभव आ जाएगा। आपको क्या लेना पड़ेगा, अपचयन विभव लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ माइनस से गुणा कर रखा है। और यहाँ सूत्र में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस जाएगा, जोड़ने पर क्या 1.10 वोल्ट आया। ये डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल होता है, क्योंकि डेनियल सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये क्या है बेटा, ये भी यहाँ पर ऑक्सीकरण, ये भी अपचयन हो रहा है, ये भी अपचयन हो रहा है, ध्यान, ठीक है ना। और आप यहाँ पर अपचयन विभव को लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमेशा IUPAC के द्वारा अपचयन विभव को ही माना जाता है, यहाँ पर ध्यान, ठीक है ना। अपचयन विभव को लिया जाएगा। बात करते हैं इसमें, देखो आगे बेटा, देखो कुछ क्वेश्चन भी दे रखे हैं, आप इसको समझ सकते हो। सेल निरूपण कैसे करते हैं, एनोड ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट में मैंने बताया ना, बाएं में एनोड लिखते हैं और दाएं में कैथोड लिखते हैं बेटा। ये जो बीच में जो डंडे हैं ना, 2 डंडी से बोलते हैं लवण से, तो क्या बोलते हैं बेटा, लवण से, जिसे इंग्लिश बोलते हैं साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज बोलते हैं इसे ना। क्या बोलते हैं बेटा, साल्ट ब्रिज बोलते हैं। जो डंडे से बोलते हैं साल्ट ब्रिज या लवण सेतु, लवण सेतु बोलते हैं। और यहाँ जो एनोड है ना, इसे लेफ्ट में तो एनोड होता है और राइट में होता है कैथोड, है ना। राइट में क्या होता है, कैथोड होता है, और लेफ्ट में क्या होता है, एनोड होता है ना। इस तरीके से लिखते से। तो देखो यहाँ पे लिख रखा है, जैसे यहाँ पर कोई एक समीकरण दे रखी है, निकल +2 है ना। देखो यहाँ पर पक्का क्या हो रहा है, यहाँ पर तो ऑक्सीकरण हो रहा है, ये ऑक्सीकरण दे रखा है ना, ऑक्सीकरण है ना। और यहाँ पर भी, यहाँ पर अपचयन दे रखा है, क्योंकि कमी हो जाना अपचयन कहलाता है। ये ऑक्सीकरण है, ये अपचयन है ना, ध्यान, ठीक ना। एनोड और एक क्या है बेटा, कैथोड है, ऐसे दे रखा है आपको। तो इसका आप उनको अगर अब विभव निकाले तो कैसे निकालेंगे, तो अपचयन विभव को लेना पड़ेगा, आपको पता है इसे। यहाँ पर निकल का दे रखा है, किताब वाला एग्जाम में देगा ये चीज़ें, -0.25 वोल्ट ये दे रखा है इसका। यहाँ पर अपचयन विभव दे रखा है, क्या दे रखा है, अपचयन विभव है ना। अपचयन विभव यहाँ पर दे रखा है निकल 2 का, है ना। ये तो एक समीकरण दे रखी है आपको, और यहाँ इसका दे रखा है ये भी अपचयन विभव दे रखा है 0.80, है ना। बेटा देखो अब यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। निकल इनका +2 है ना, इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड। यहाँ पर मैंने इसको ले लिया 0.80, यहाँ पर कैथोड पे रहता है ना। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको नोट किया। तो बेटा इसी बात इसको समझते हैं, क्लियर पॉइंट आराम से। यही चीज़ें मैंने बताई आपको। यहाँ पर देखो निकल तरीका है, यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, यहाँ भी अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने अपचयन विभव को ले रखा है ना, इसे में यहाँ पर भी अपचयन हो रहा है। अरे परिभाषा है तो ये जो मैंने आपको पहले समझाई है, तो आप इसको आराम से नोट कर सकते हो ना। तो ये बेटा ये पूरा कंप्लीट हो गया आपके, है ना। ऐसे 9 नंबर वाला पेज में ऐसे परिभाषा सेम आपको जो बता रखी है, वही परिभाषा है जो मैंने आपको परिभाषा समझाई है, बिल्कुल नोट्स में समझाई है, जो मतलब वीडियो में पूरा बता दिया क्लियर। इसको आप नोट करोगे जब भी समझ में आ जाएगा पॉइंट आपको, फिर इसको स्लो स्पीड में करके देखना आप, है ना। ओके बेटा।